एक्सीलेंसी इन लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी और ये अवार्ड जाता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जीवन काकरिया जी को, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। बहुत बधाई आपको डॉक्टर जीवन इस अवार्ड के लिए, बहुत बधाई एसएमएस मेडिकल कॉलेज को इस अवार्ड के लिए। डॉक्टर जीवन काकरिया जी, ओवर टू यू। Good evening all. All my respected teachers are here, my colleague and dear friends. First of all, I would like to thank to First India News for selecting me as a moderator for this more renowned medical fraternity among us. And I'm happy to share that regarding the First India News, as the name itself suggests, first. जब भी लगता है कोई न्यूज़ आती है तो मुझे लगता है कि ये 10 मिनट में कैसे न्यूज़ इनके पास पहुंच जाती है. So that is the First India News. Really the name given to First is the first. And the important part is trust. The broadcasting news is and all the channels in each aspects. And the topic chosen is this now, is the health. That is a very important part in our life. जैसा कि अभी मैडम ने बताया, हेल्थ इज वेल्थ. रियली धन के पहले हेल्थ है. तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं. आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्यूज एज वेल एज मैं इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुके हैं. तो मैं शुरू करता हूं हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब डॉक्टर सुशील भाटी जी से. सर, अभी भी रूरल और अर्बन हेल्थ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. क्या गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं ऐसी है जो इस डिफरेंस को कम कर सकती है? ऑफ कोर्स देयर इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन because in our setup, especially in the Rajasthan, अभी भी रूरल और अर्बन में बहुत डिफरेंसेस हैं. लेकिन गवर्नमेंट हमारी डे बाय डे प्रैक्टिस यही कर रही है कि किसी तरह इसको इक्वलाइज किया जाए. तो मैं भाटी सर से पूछना चाहूँगा कि कुछ हेल्प या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. Very good evening to all and regards to all the senior members. Definitely अगर कुछ समय पहले की बात करें तो रूरल हेल्थ सर्विसेज और अर्बन हेल्थ सर्विसेज में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और वो भी इसलिए है कि अपनी जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, दैट इज़ आपकी पॉपुलेशन को देखते हुए एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उनका हो. तो अपने यहाँ जो राजस्थान में है उसमें एक लिमिट तक पीएससीज पे पेशेंट्स ट्रीट होते हैं, उसके बाद में सीएससीज पे होते हैं, फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज. तो एक सबसे बड़ा चेंज जो आया है, जो अभी गवर्नमेंट ने किया है, हम सब ने उसको अनुभव भी किया है, कि पहले हर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते थे, अब हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मेडिकल कॉलेज है. तो डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में रूरल हेल्थ सर्विसेज को काफ़ी इम्प्रूव करेगा. डेफिनेटली द मेडिकल कॉलेज जिस तरह से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड हुआ है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए चैलेंज को कवर करेगा. भाटी साहब, एक बार ये भी होता है कि अपने रूरल एरियाज में बहुत कम फंडिंग होती है कई बार. क्या इस फंडिंग को अपन किसी गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं जो अपनी फैसिलिटीज़ और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके? गवर्नमेंट का तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता ही है कि मेडिकल सर्विसेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए. लेकिन मुझे लगता है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां केवल गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है. समाज को उठकर आगे आना पड़ेगा. और अपन हिंदुस्तान की बात करें तो अपना जो समाज है वो बहुत ज़्यादा इससे ओरिएंटेड भी रहता है. इतने सारे दानदाताएँ हैं, इतनी सारी एजेंसियाज़ हैं, अगर अपन उनको इन्वॉल्व करें तो निश्चित रूप से जो रूरल और इस सीएससी लेवल तक अपन काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके अलावा भी कई गवर्नमेंट एनजीओज़ भी हैं
अगर उनको जैसे जपाइगो है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, यूनिसेफ है, अगर इनको भी थोड़ा सा और प्लान वे में अपन, ऑल्दो दे आर वर्किंग वेरी गुड, बट अगर उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व करें तो मेरे ख्याल से अपन रूरल हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। डेफिनेटली द एनजीओ जैसे आपने बताया और ये प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर इम्प्रूविंग द फंड बजट। डॉक्टर भाटी सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीमेडिसिन आपने सुना है, टेलीमेडिसिन, और कोविड एरिया में अपन ने यहाँ पे पेशेंट्स के ऑनलाइन रिपोर्ट्स देख करके और अपन ने उनको हेल्प दिया। क्या टेलीमेडिसिन से अपन रूरल और अर्बन को इक्वलाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली, अब जो ये टाइम आना हुआ है, डिजिटल एरा है, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड, तो इससे अभी जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था कि रूरल और अर्बन में जो डिफरेंस है, उसको भी काफ़ी हद तक अपन टेलीमेडिसिन से, और ये काफ़ी कुछ चल भी रहा है। अपना ई संजीवनी का प्रोजेक्ट है, कई सारे ऐसे डिफरेंट डिजिटल ऐप्स हैं जिनसे आप रूरल एरिया में रहते हुए और स्पेशलिस्ट के आप अपना एडवाइस ले सकते हैं। तो एक तो ये रूरल उसको करेगा ही, साथ में आने वाले टाइम में जैसे टेलीमेडिसिन से आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, उससे अपडेट होना है, या इवन टेलीमेडिसिन का या डिजिटल इसका अपन एआई का यूज़ करके जो ओवरऑल हेल्थ फिटनेस है उसको भी अपन कर सकते हैं। कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल में कैसे अपन चेंजेस करें। मेजॉरिटी ऑफ जो डिजीज़ेज़ हैं, पहले अपन सोचते थे कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज इट इज़ रिलेटेड टू urban areas only, but now in last few years these diseases are very common, rather not diseases but the disorders are very common in the rural area also, whether it is the hypertension or the thyroid disorders or so many other diseases, they are also become prevalent in the rural areas. So digitalization definitely help and improve the health fraternity or health system in Rajasthan. राइट सर। पुनीत सर, आपसे क्वेश्चन ये कि जो ये बीमारी को, प्रकोप को रोकने के लिए जो अपनी हेल्थ एजुकेशंस होती है, स्वास्थ्य शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, और फिलहाल कोई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पहले से ही ऑलरेडी है, जो अपनी जितने भी ये बीमारी के प्रकोप होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के, उसको रोकने के लिए? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वी ऑल नो कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बचाव ही सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित उपाय है। और चाहे हम बात करें एक लेवल पे इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जो कि रूरल एरिया में भी काफ़ी हद तक फैलती हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्क्रब टाइफस, डेंगू, चिकनगुनिया सारे जो है वो रूरल एरियाज़ में भी बहुत हुए। और इसी तरफ से जो बताया अभी डॉक्टर भाटी बात कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है बीमारियों का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, तो ये रूरल एरियाज़ में भी इक्वली जो है बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन जो है अबाउट द डिजीज़, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, बोथ दी सेक्टर्स, कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अपने जो प्रयास हैं, जो समय समय पे विज्ञापन भी आते हैं कि जैसे बारिश का मौसम आया तो आप कैसे मच्छरों से बचेंगे, कैसे अपना बचाव रखेंगे। एनजीओज़ की जो हेल्प है, जो कम्युनिटी वर्कर्स की हेल्थ है, जो हेल्प है सारी, जो PHC, CHCs, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में यदि हम इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसा कि हमने कोविड के वक्त में, यदि हम 90% से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर सकते हैं इंडिया में दूर दराज एरियाज़ में भी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो इट इज़ ओनली दी आउटरीच विच वी हैज़ टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड विथ अ डायरेक्टेड गोल। सेम लाइक दैट कि जैसे बताया टेलीमेडिसिन ने, और आज हम जानते हैं कि मोबाइल हर व्यक्ति के पास मोबाइल मिलेगा, गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में, कहीं पे भी मिलेगा। क्या अपन मोबाइल स्वास्थ्य एप्लीकेशंस डाउनलोड करा कर के क्या ये अपनी जो अर्बन और रूरल के बीच का डिफरेंस दूर कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, सही क्वेश्चन है ये, क्योंकि मोबाइल आजकल हर आदमी के पास है, और नहीं भी तो हर एक परिवार में एक मोबाइल ऑलमोस्ट सबके पास है आजकल, चाहे वो गांव हो, चाहे दूर दराज के एरिया हो, चाहे अर्बन सेंटर या सब अर्बन सेंटर्स हैं। तो इनसे हम बहुत तरह की चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन की आपने बात करी, मोबाइल हेल्थ एप्स, डेटा रिट्रीवल, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन सेटअप में
मेडिकल लाइन में आपको डेटा गैदर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप डेटा गैदर कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, मेडिसिन के रिमाइंडर्स कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशंस टैली कर सकते हैं उस पर, आप अपनी उनकी रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। आज हमारे एसएमएस हॉस्पिटल का ऐप है, सुबह ब्लड सैंपल देते हैं, शाम को सारे जो हैं रिपोर्ट्स जो हैं ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। किसी को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर बैठा है। तो हेल्थ मोबाइल हेल्थ ऐप्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ ऐप्स खूब सारे, और उसके अलावा प्रिवेंशन से रिलेटेड जो हेल्थ ऐप्स हैं जो कि नॉलेज दे रहे हैं, फिटनेस से रिलेटेड हैं, these all can help the rural and people who cannot approach the medical facility very quickly, is the role can be immense. तो डेफिनेटली सर सब लोगों की ओपिनियन भी रहेगी और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए कि एक मोबाइल ऐप फैसिलिटीज़ डेवलप इन ऑल ओवर राजस्थान इन द रूरल एज वेल अर्बन एरियाज, राइट सर। अंकित पारिक सर, रिनाउंड सेल्वी हॉस्पिटल, पहले हम जब थे व्हेन आई केम इनटू जयपुर द सेल्वी इज ओनली इन अहमदाबाद, नाउ सेल्वी इज एवरीवेयर। एंड क्या योजना है सेल्वी की इन फ्यूचर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी एंड ऑल सीनियर्स। अगर बात करूं सर, इस साल हमने 7 साल पूरे किए हैं शेल्बी ने जयपुर में। सो ऑल दो वेरी फर्स्ट डे से ही मल्टी स्पेशलिटी शुरू हुआ था, बट एक जो हॉस्पिटल की रिकग्निशन है स्पेशली फॉर आर्थोप्लास्टी। सो आर्थोप्लास्टी तो है ही अपने आप में एक नंबर हमारा, बट पिछले 7 साल की जो जर्नी रही है स्पेशली कैंसर में हमने काफ़ी काम किया है। अभी ऑल मॉडलिटीज़ वी आर हैविंग, रेडिएशन, मेडिकल एंड सर्जिकल, 6 फैकल्टीज़ हैं। कार्डियक के अंदर हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सर्जरी एक अपनी जगह, बट ईपी एंड आरएफए वो भी हम अभी कर रहे हैं। उसके अलावा बात करूँ तो सून अभी हमारा प्लान है कि हम ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं। सो किडनी ट्रांसप्लांट वी हैव रिसेंटली गॉट द अप्रूवल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। सो होपफुली इन द मिड ऑफ नवंबर विल गेट द फाइनल अप्रूवल फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। सो वो हमें स्टार्ट करना है। ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा प्लान है नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करने का। उसके अगर मैं जो हमारी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर होपफुली विल अनाउंस वन मोर शेल्बी इन जयपुर। सो वो एक पाइपलाइन में है। अगर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिमोट एरियाज़ में और ये सब जगह पे, तो अगर मैं बात करूँ तो करीब राजस्थान में 50 जगह ऐसे ही है जहाँ हमारी आउटरीच प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसा सर ने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरा इनपुट है, आउटरीच प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पेशेंट तो आउटरीच में दिखाने आते हैं, और स्पेशली अगर मैं कैंसर की बात करूं तो आप फाइनल डायग्नोसिस तो यू कैन नॉट मेड इन आउटरीच ओपीडीज, बट एक सस्पेक्टेड केसेस को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज 10 साल पहले जब हम कहीं आउटरीच ओपीडी पे जाते थे तो अगर 10% लोग सस्पेक्टेड है तो एक भी शायद हॉस्पिटल नहीं आता था। अगर अभी आप देखेंगे तो थ्रू चिरंजीवी और आरजीसी स्कीम लोग एटलीस्ट हॉस्पिटल तो आ रहे हैं। उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल और रिमोट एरियाज़ में सीएचसी पीएचसी का कोई कोलैबोरेशन हो सके और वो पेशेंट वहाँ फॉलोअप में रह के अगर एक सेंटर पे रीच कर सके तो आई थिंक हम बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं लोगों को। तो डेफिनेटली शेल्बी ऑर्थोपेडिक से मल्टी स्पेशलिटी, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप शेल्बी हमारी रूरल हेल्थ में भी हेल्प करें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। भरत राजपुरोहित सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ प्राइवेट सेक्टर्स में मिल रहा है सर? नमस्कार सर। सर, सरकार की योजनाओं का लाभ प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट्स को मिल रहा है। जिस तरह से जो अपनी माँ योजना स्कीम है और आरजीएचएस स्कीम है, ईसीएचएस, रेलवे और सीजीएचएस, इन स्कीम्स में राजस्थान के लगभग अपन माँ योजना की बात करें तो 80 to 85% पेशेंट्स जो है, जो पॉपुलेशन है वो कवर्ड है। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन जयपुर एंड राजस्थान आर ऑलरेडी कवर्ड इन अंडर ऑल दो स्कीम्स। तो पेशेंट्स को उसका लाभ मिल रहा है और सरकार की ये योजनाएं, अदरवाइज अगर हम 10 साल पहले देखें तो कोई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आने के लिए भी एक बार कतराता था।
तो ये एप्रीहेंशन जो पेशेंट्स के थे ये अभी काफ़ी कम हुए। पेशेंट्स आराम से एक अच्छे और बड़े ब्रांड हॉस्पिटल में या लिस्टेड हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा रहा है और ये संभव है। बहुत अच्छा सर। डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो रश था वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि वहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली ये है कि आपको आज ऑपरेशन तो आज ही ऑपरेशन, डेफिनेटली हमारी वेटिंग लिस्ट भी कम हो गई है। और हमारे हिसाब से भी ये है कि सरकार का पूरा फ़ायदा निजी अस्पताल दे रहे हैं। मैं संकल्प गुप्ता साहब, बहुत नाम है बी लाल, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो बी लाल लेबोरेटरी इटसेल्फ है ना, कहीं भी अननोन पर्सन भी कहीं नाम देने जाता है तो कि कहाँ कराना है, भी बी लाल में कराना है। तो सर डायग्नोस्टिक की जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर है, तो उसको अपन कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन द ऑल एरियाज लाइक रूरल अर्बन्स, जैसे आपकी कुछ फैसिलिटी जिस तरह की है कि आप इन्वेस्टिगेशंस कलेक्ट भी करते हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, तो क्या साथ में इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आप साथ में दें ताकि पेशेंट का रश और पेशेंट्स को फैसिलिटी जो है अपने घर बैठे ही मिल जाए? सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आपके सवाल पे आते हैं कि पहले ये समझते हैं कि डायग्नोस्टिक्स का रोल क्या है हेल्थ केयर इकोसिस्टम में। आज के समय में 75 से 80% जो डिसीजन लिए जाते हैं क्लिनिकली वो डायग्नोस्टिक्स पे निर्भर करते हैं। और डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करें तो उसमें कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहली है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, टर्न अराउंड टाइम और क्वालिटी। अगर ये 4 जो चीज़ें हैं एक तरीके से गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं, अगर किसी में भी हवा कम होगी तो गाड़ी सही से नहीं चल पाएगी। और हमें भी हमारे डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर में अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अगर हम लोग टर्न अराउंड टाइम और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ये चारों ही चीज़ें हम साथ में लेकर आगे बढ़ें। आज भी अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट लैब्स में सिर्फ 1% ऐसी लैब्स हैं पूरे इंडिया में जो NABL एक्रेडिटेड है, जो कि एक कंसर्न है कि एक्सेसिबिलिटी तो है, अगर गली गली में लैब्स तो हैं, पर क्या हम वो क्वालिटी दे पा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन है। पिछले 5 से 6 साल में खासकर कोविड के समय लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चला कि एक इन्वेस्टिगेशन का जो उसका क्वालिटेटिव होना, उसका सही समय पे आना कितना ज़रूरी है, और लोगों में भी इसकी जागरूकता बहुत बड़ी है। हमें इसको आगे लेके जाना है। सरकार ने भी बहुत अच्छे इंटरवेंशंस किए हैं जहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा है। इसको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे PPP मोड एक बहुत इफ़ेक्टिव मोड है जहाँ पर सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स साथ में मिलके काम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्वालिटी को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, न सिर्फ क्वांटिटी को। मुझे लगता है कि हमारी देश में बहुत ज़रूरत है, पर साथ के साथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी एक सही तरीके की सेवा हम एंड तक पहुंचा पाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट को NABL अप्रूव्ड ही लैब ही चलानी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि क्वालिटी ओनली कैन बी प्रोवाइडेड बाय, जब तक कि आपकी उसकी ऑथेंटिसिटी या आपको माप तो नहीं मिल लिया जा सके। सो देखिए, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 से 6 साल में बहुत एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि जो 1% का भी मैं फिगर बता रहा हूँ वो 0.1% पे हम थे। डेफिनेटली एक जागरूकता आई है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को कंप्लाइंस नहीं डाल सकते, लेकिन अगर जागरूकता बढ़ाएंगे तो लैब्स कंपेल होंगी इस एक्रेडिटेशन को लेने में। सरकार की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारे इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट ऑलरेडी कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, पर प्राइवेट में भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इंसेंटिवाइज करें क्वालिटी को। मैं ये नहीं कह सकता कि हम उसको कंप्लायंस या एक मिनिमम बेंचमार्क बना लें, क्योंकि अभी भारत में ज़रूरत है लैब्स की। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही लैब्स चलेंगी जिनके पास NABL है, पर डेफिनेटली अगर 5 साल का विजन एक बनाएं तो हम वो रोड मैप ज़रूर आगे रख सकते हैं।
डेफिनेटली क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी सर्जरी के अंदर एक PTINR एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन से, जैसे कि डॉक्टर साहब जानते हैं, इसकी रेंज 1.5 होती है। सपोज किसी पेशेंट के PTINR में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई और ये सपोज 2 ईयर हमें रिपोर्ट में 1.5 मिल गया, तो ड्यूरिंग सर्जरी हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। एंड PTINR के लिए स्पेसिफिक टूल होता है जो हर किसी लेबोरेटरी में शायद नहीं मिलता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। सो डॉक्टर साहब ने सही बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सुषमा जी, आपसे एक सवाल कि जो अभी डिफ़िकल्ट लेबर और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो हो रही है, उसके मैनेजमेंट के बारे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले बहुत डर लगता था, इन पेरी फेरी में जाते थे कि कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अटेंड करना, और अभी भी जो रेफरल सिस्टम बना हुआ है कि रूरल एरियाज़ के अंदर अगर थोड़ा सा भी हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी लगती है तो उसको रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके रूरल अर्बन में कुछ? हाँ, देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है क्या। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसीज हैं जिनमें मदर और बेबी को एवरेज से ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे यदि मदर की कंडीशंस में मेडिकल कंडीशंस हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर या सीवियर एनीमिया, पूरी बॉडी में सोजन या थायराइड या ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज हों, या प्रीवियस 2, 3, 4 सर्जरीज हो चुकी हों, या मदर की एज 35 से ज़्यादा या 17 से कम, वेट 800 से ज़्यादा, तो ये सारी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती हैं क्योंकि पूरे 9 महीने इसमें मदर और बेबी दोनों को ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसके मैनेजमेंट में एक तो पेशेंट को पूरे 9 मंथ्स गायनेकोलॉजिस्ट को एश्योर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी एडवर्सली ही जाएंगी। मोस्टली इनको पॉजिटिवली ट्रीट किया जा सकता है, बस मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स की उनको नीड होती है, मतलब या एवरी 15 डेज़ या 7-10 डेज़ में। और स्कैन्स जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 या 4 की नीड होती है, तो इन पेशेंट्स को 6 या 7 स्कैन्स करवाने पड़ते हैं, जिसमें एंटी स्कैन या एनामली स्कैन, डॉपलर स्कैन, जिससे समय पे ही पता चल जाए कि बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसके बारे में पता चल जाए। और मैटरनल कंडीशंस जो हैं उनका टाइमली ट्रीटमेंट, जैसे ब्लड प्रेशर, एनीमिया या थायराइड का, तो सेफली प्रेगनेंसी को कैरी किया जा सकता है। और 9 मंथ्स से पहले ही इसको 34 वीक्स पे ही सिजेरियन सेक्शन द्वारा ऐसी डिलीवरीज करवा देनी चाहिए, क्योंकि वॉम में बेबी को ज़्यादा इसमें हार्म रहता है बजाय बाहर। ऐसी हाई रिस्क डिलीवरीज हायर सेंटर्स पे ही कंडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन डिलीवरीज को कंडक्ट करवाने के लिए एक हाईली इक्विप्ड लेबर रूम्स, OT, NICU और ICU की भी नीड होती है कई बार, और एक वेल ट्रेंड सारे डॉक्टर्स यानी ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा भी पीडियाट्रिशियंस, न्यूनेटोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह की टीम प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे मैटरनल मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी सभी को कम किया जा सके। तो आपके हिसाब से अभी हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत कमी है इस चीज़ की कि हाँ। एक ही सेंटर पे इतनी सारी चीज़ें होना। हाँ, तो डेफिनेटली अवेयरनेस एज वेल एज हमें अपने रूरल एरियाज़ को भी डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल, करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ईशा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल IVF बहुत कॉमन हो रहा है ना? मतलब मैरिज हुई नहीं, उसके बाद चिंता सिर्फ एक रहती है कि बेबी होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली IVF एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आप डिसाइडिंग होते हैं कि भाई अब IVF कराना जरूरी है? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, IVF कॉमन हो गया है एंड दिस इज़ वेरी राइट एक्चुअली आप जो कह रहे हो, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, एवरी 5 कपल्स में से 1 कपल इज़ अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। और अगर जैसे एक ग्रुप भी होगा फ्रेंड्स का, तो 5 फ्रेंड्स होंगे, उनमें से 1 या 2 तो डेफिनेटली अफेक्ट हो रहे हैं इस टाइम पर इनफर्टिलिटी ड्यू टू अननोन रीजंस। और अभी स्टडीज़ में भी ये पाया गया एंड एक्चुअली ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मैंने ये देखा है कि मैंने जब अपना IVF का पढ़ाई किया था, दैट वाज प्री कोविड, एंड जब उस टाइम पे मेरे पास जो केसेस आते थे, मोस्टली दे वर लाइक मोर देन 35 ईयर ओल्ड फीमेल या लाइक एल्डरली मेल्स, या कुछ फैक्टर्स होते थे जिनकी वजह से हमें लगता था कि दिस कुड बी द रीज़न कि वो इनफर्टाइल हैं। बट अभी ऐसे हो रहा है कि
4 इयर्स की फीमेल्स आ रही हैं, 25 इयर्स की फीमेल आ रही हैं एंड उनके एग्स नहीं हैं, मेल्स आ रहे हैं, स्पर्म्स नहीं हैं, लाइक देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एंड कोविड के बाद जो ये सिनेरियो है ये बहुत चेंज हो गया। somehow this virus has affected our population ऐसे, मतलब जो सब acute cases में स्पेशली, एंड आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन के ये बहुत तेज़ी से हो गया है। तो डेफिनेटली जो आपका पहला चीज़ था कि इट इज़ कॉमन, इट इज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया अभी ये प्रॉब्लम। एंड स्पेशली इंडिया में इस एक रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन में भी, रूरल में लोग एकदम सामने आकर बोलते हैं, अर्बन में सामने आकर नहीं बोलते, बट इट इज़ अ टैबू। बेसिकली जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है अभी भी वो फीमेल्स हो रही है इसकी वजह से, बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ा टैबू हो गया ये, एंड दे आर लाइक कर्स्ड एंड ऑल। तो अगर इसके आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे वेदर वी शुड गो फॉर IVF स्ट्रेट और नॉट, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एज ऑफ द कपल। ठीक है, उनकी इनफर्टिलिटी को कितना टाइम हो गया है, क्या क्या ट्रीटमेंट उन्हें ले रखा है पहले, और उनका जो मेन रीज़न है इनफर्टिलिटी का, है ना। देखिए अगर वो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, आपने कहा जस्ट शादी हुई है, शादी को 6 महीने हुए हैं, बस वरिड है कि हमें ट्रीटमेंट लेना है, टेस्ट हमने कराए, सब कुछ नॉर्मल है, कपल यंग है, तो वी कैन जस्ट गिव देम कुछ मेडिसिन देकर, वी कैन वेट एंड वॉच एंड देन वी कैन डिसाइड। बट अगर कपल की शादी को बहुत टाइम हो गया, हम दिख रहा है कि फीमेल की जो एज है वो ऑलरेडी 35 से ज़्यादा हो गई है, एग क्वालिटी बहुत पुअर हो गई है, तो डेफिनेटली इन दैट केस वी विल गो स्ट्रेट अवे विद IVF। तो ये कुछ डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं। एंड अगर थोड़ा सा एनाटॉमी में जाए तो देर आर सम केसेस जिनमें हमें स्ट्रेट IVF ही करना होगा, जैसे ब्लॉक ट्यूब्स हैं, या मेल पार्टनर में सिवियर स्पर्म प्रॉब्लम है, सिवियर मेल इनफर्टिलिटी है, इन केसेस में हम फिर डायरेक्टली भी IVF पे जा सकते हैं, इवन अगर एज कम है, इनफर्टिलिटी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता कि अभी जो एरा है उसके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशंस, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी के? डेफिनेटली यस, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले के जो ज़माने में लोग थे, मतलब दे यूज्ड टू हैव किड्स एकदम बिना किसी टेंशन के, एंड कभी ये चीज़ सामने आई नहीं। इट्स अ वेरी न्यू ब्रांच, 35 ईयर्स 40 ईयर्स डाउन द लाइन ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एंड उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो एक तो आपने कहा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, स्पेशली अभी हर जगह अर्बनाइजेशन आ गया है। जैसे कि अभी आप जयपुर में देख लीजिए, मतलब आई बेसिकली बिलोंग टू दिल्ली, बट आई केम टू जयपुर 10 years ago and I settled here. बट जो अभी द नंबर ऑफ अर्बनाइजेशन दैट हैज़ हैपेंड इन जयपुर इटसेल्फ, मतलब इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है, उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और जो स्ट्रेस है, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ता है तो स्ट्रेस एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। एज ऑफ जो मैरिज है वो चेंज हो गया है, और उसके बाद कपल्स अगर लेट मैरिज कर भी रहे हैं, उसके बाद जो उनका फैमिली प्लानिंग है वो और डिले होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई अभी। डेफिनेटली। RK अग्रवाल सर, आई बिलोंग्स आल्सो फ्रॉम कोटा, और जैसे कि व्हेन आई केम टू जयपुर इन 2001, तो 2 नाम होते थे, एक SMS फॉर पुअर पीपल, फिर महात्मा गांधी, बीच के लोग, और दुर्लभ जी। ऐसे ही कोटा में व्हेन आई ज्वाइन एज ए MBBS, तो कोटा में या तो MBS मेडिकल कॉलेज या फिर सुधा हॉस्पिटल। नाउ द सुधा कन्वर्टेड इनटू सुधा मेडिकल कॉलेज। मतलब कोटा के किसी भी इलाके में, कोटा हो, बूंदी, बारा, झालावाड़, ट्रू, एवरीवेयर कहाँ जाना है, या तो MBS जाना है या सुधा मेडिकल कॉलेज जाना। सो वेरी ग्रेटफुल एंड अचीवमेंट टू सुधा सर, एंड सर ने मेडिकल कॉलेज खोला है। तो मैं चाहूँगा सर आप बताएंगे कि अपने जो रूरल एरियाज़ में अपने को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचानी है थ्रू द मेडिकल कॉलेज, जैसे बाटी साहब ने बताया मेडिकल कॉलेज, क्या और अपन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि रूरल एरियाज में हम पहुँचाएँ इसको? गुड इवनिंग सर, डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव, बिकॉज अब मे बी 25 साल से, जैसा साहब सर ने बताया, तो मेडिकल फैसिलिटीज रूरल अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने काफ़ी योजनाएं चालू की, जैसे चिरंजी योजना चालू की जिसका आज माई नाम है, तो इसके थ्रू काफ़ी लोगों को एडवांटेज हो रहा है। पहले हमारे पास एक्चुअली काफ़ी कम पेशेंट आते थे, बट बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द माई योजना, द नंबर ऑफ द पेशेंट, नंबर ऑफ सर्जरीज हैज बीन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। इनफैक्ट जो आदमी पहले इलाज नहीं करा सकता था वो इलाज कराने के तैयार हो जाता है।
पहले हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, हार्ट सर्जरी वॉज एन ड्रीम फॉर द पुअर पर्सन, लेकिन आजकल हार्ट सर्जरी चिरंजीवी में हो रही है। तो हर आदमी जो भी जिसका भी डायग्नोसिस होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, वो हार्ट डिजीज तुरंत ऑपरेशन तैयार हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट सपोज टू पे एनीथिंग इनफैक्ट। तो सबसे अच्छी बात है। फिर भी इसके अंदर काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है बेसिकली। हमारे गांव वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो उनके जो कार्ड्स वगैरह होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि एक कैंपेन ऐसा चालू हो गांव के लेवल पे, ताकि उनके कार्ड्स वगैरह अपडेट हो जाएं और उनको जब वो इलाज कराने आते हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं हो बेचारों को। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो लोग इलिटरेट होते हैं, उनको पता नहीं होता। जब उनको घर में इमरजेंसी होती है तभी वो लोग अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल पहुँचते पता लगता है, कार्ड दिखाते हैं, साहब लो कार्ड लो, आप इलाज चालू करो हमारा, पता लगे कार्ड उनका चालू नहीं है। तो इस कंडीशन में उनको काफ़ी परेशानी पैदा होती है। हालांकि हम लोगों ने उसके लिए ई मित्र वगैरह रखा हुआ है, ई मित्र पे उनको थोड़ा सा अपन अपडेट करा देते हैं या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कभी कलेक्टर साहब से कोई अपने को परमिशन लेनी होती है वो ले लेते हैं हम लोग, तो उनका काम चला जाते हैं, बट स्टिल दे फेस द प्रॉब्लम। तो मैं यदि उनका मतलब टाइमली अपडेट हो जाए या वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए उनका आधार कार्ड, जनाधार कार्ड वगैरह, तो उनको काफ़ी परेशानी से वो लोग बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे जो पैकेजेस हैं बेसिकली इनके माँ योजना के, वो काफ़ी मतलब डिसिमिलर बेसिकली। कुछ डिजीज़ के अंदर पैकेज काफ़ी हाई हैं, कुछ बीमारियों के पैकेजेस काफ़ी लो हैं बेसिकली। तो उसको एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि उनको थोड़ा सा मतलब एक बार वो दिखवाएं और किस कमेटी बिठा के मतलब उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, ताकि सभी तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनको फ़ायदा हो। दूसरी चीज़ है, जो रूरल के पेशेंट आते हैं, रूरल कम्युनिटी के, वो काफ़ी सिक होते हैं बेसिकली। वो काफ़ी सारे बैरियर पार करके बड़े टर्शियरी हॉस्पिटल में पहुंच पाते हैं। पहले पीएचसी में जाएंगे, कि क्वेक के पास जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वो हमारे पास आएंगे। तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ग्रेव होती है एंड दे शुड बी ट्रीटेड अर्जेंटली इनफैक्ट विद मल्टीपल डॉक्टर्स एंड बाई सो मेनी डॉक्टर्स अंडर इन आईसीयूज इनफैक्ट। तो उनके पैकेज हमें इसके अंदर चिरंजीवी में काफ़ी कम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि उनके पैकेज थोड़ा सा वो मॉडिफाई करें, ताकि उनको हम विदाउट हेजिटेशन पूरी सर्विस उनको दे सकें। डेफिनेटली सर, हम जैसा देखें कि गवर्नमेंट ने आज हमारे पास भी कई बार सर्जरी कराने थे, बहुत डरते थे पहले। चाहे दो कारण थे, डिजीज़ इटसेल्फ एंड द मनी, क्योंकि हर सर्जरी में उसको ऐसा लगता था कि मेरा मनी का खर्चा होगा। लेकिन आज के टाइम में चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, गायनी सर्जरी हो, ENT ऑर्थोपेडिक, कोई भी सर्जरी हो, पेशेंट्स के लिए बहुत इजी हो गया है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमारी हेल्प की है, आज आयुष्मान योजना, इतनी बड़ी योजना पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेवलप की है, और आप सोच के देखें पेशेंट सिर्फ एक कार्ड से अपना इलाज करा रहा। तो डेफिनेटली ये योजनाएं अपने लिए हेल्पफुल है, और सरकार डे बाय डे इसको रिवाइज भी कर रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, क्योंकि सरकार को ये पता नहीं है कि भाई किस चीज़ का कितना खर्चा होता है। तो डेफिनेटली हम लोग ही उसके लिए इनिशियल पार्ट होंगे, और ये जैसे ही हमें मिलता है तो ईयरली मीटिंग भी होती है, और इसमें हम अपग्रेड भी करते हैं कि भाई ये योजना का इतना चार्जेज है, इतना चार्जेज होना चाहिए। तो रिनाउंड मेडिकल फर्टिलिटी से आपने सुना इवन द गायनी सर्जरी, और थैंक्स टू फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की हमें एक मंच पे लेके आई। और हेल्थ सेक्टर में हमेशा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैंने तो शायद 8 से 10 इंटरव्यूज़ भी किए हैं, और हमेशा हेल्थ सेक्टर ही जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का मेन टारगेट है कि हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव का रीज़न भी सिर्फ और सिर्फ मीडिया होता है। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, एंड थैंक्स टू फर्स्ट इंडिया न्यूज़, थैंक्स टू आवर वेटरनीज, थैंक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीवन काकरिया, और साथ ही हमारे सभी पैनलिस्ट जो फर्स्ट पैनल में मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का।